अगर आप वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर रात के 2:56 पे गाड़ी चला रहे हैं और अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखे और हाथ देकर लिफ्ट मांगे, तो क्या आप गाड़ी रोकेंगे या बिना पीछे देखे निकल जाएंगे? क्योंकि इस हाईवे की एक कहानी बहुत मशहूर है। लोग कहते हैं रात में एक आदमी लिफ्ट मांगता है, लेकिन जो भी उसे गाड़ी में बैठाता है वो आदमी कभी भी अपनी मंजिल तक सामान्य तरीके से नहीं पहुंच पाता। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साल 2023 की सर्दियों की बात है। लखनऊ में रहने वाला अंकित अपने दोस्त मनीष के साथ वाराणसी से लौट रहा था। दोनों एक रिश्तेदार की शादी में गए थे। शादी देर रात तक चली और जब वो लोग निकले तब रात के करीब 2:23 हो चुके थे। सर्द हवा चल रही थी। हाईवे लगभग खाली था। कभी कभी कोई ट्रक या बस गुजर जाती थी, लेकिन बाकी सड़क पूरी तरह सुनसान थी। मनीष गाड़ी चला रहा था और अंकित फ़ोन पर मैप देख रहा था। करीब 2:56 पे गाड़ी एक लंबे सुनसान हिस्से में पहुंची। दोनों तरफ खेत थे। दूर दूर तक कोई घर या ढाबा नहीं था। अचानक मनीष ने धीरे से कहा, अंकित सामने देख। अंकित ने सिर उठाकर देखा। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने सफ़ेद धोती और काला कोट पहन रखा था। उसके हाथ में एक पुराना सा बैग था और वह धीरे धीरे हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। अंकित ने कहा, इतनी रात को? मनीष ने गाड़ी धीमी कर दी। शायद कहीं फंस गया होगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंची, अंकित को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि इतनी ठंडी रात में भी वो आदमी नंगे पैर खड़ा था और उसके पैरों पर मिट्टी तक नहीं थी, जैसे वह अभी अभी कहीं से आया हो। मनीष ने खिड़की नीचे की। कहाँ जाना है? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, प्रयागराज। उसकी आवाज़ अजीब तरह से भारी थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। मनीष ने दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ा आदमी धीरे से पीछे वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी फिर से चल पड़ी। कुछ मिनट बाद कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ इंजन की आवाज़ और बाहर चलती आवाज़। करीब 5 मिनट बाद अंकित ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल अचानक ज़ोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, मनीष। मनीष ने कहा, हाँ। तूने पीछे देखा? मनीष ने पूछा, क्या हुआ? अंकित बोला, वो आदमी मिरर में दिखाई नहीं दे रहा है। मनीष ने तुरंत मिरर में देखा। पीछे की सीट पूरी तरह खाली दिखाई दे रही थी, लेकिन पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। दोनों के हाथ ठंडे पड़ गए। अंकित ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उनके मुंह से जोर की चीख निकल गई, क्योंकि पीछे की सीट पर वह बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह गायब था। जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ सिर्फ अंधेरा था। और उसी अंधेरे से धीरे धीरे आवाज़ आई, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? गाड़ी के अंदर अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अंकित की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे देखा और जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। पीछे वाली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। जहाँ आँखें, नाक और मुंह होना चाहिए था वहाँ सिर्फ एक काला अंधेरा, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। अंकित जोर से चिल्लाया, मनीष गाड़ी रोक। मनीष ने बिना कुछ सोचे जोर से ब्रेक दबा दिया। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। दोनों ने पीछे देखा, लेकिन पीछे वाली सीट पूरी तरह खाली थी। वह बूढ़ा आदमी गायब था। दोनों कुछ सेकंड तक चुप बैठे रहे। सिर्फ उनके दिल की धड़कन गाड़ी के अंदर सुनाई दे रही थी। मनीष ने धीरे से कहा, शायद हमें भ्रम हुआ है। लेकिन तभी गाड़ी के बाहर धीरे धीरे कदमों की आवाज़ आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा हो। अंकित ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और उसी पल उसकी सांस रुक गई, क्योंकि गाड़ी के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से टेढ़ा था, जैसे किसी एक्सीडेंट में उसकी हड्डियां टूट गई हों। उसकी आंखें सीधे अंकित को घूर रही थीं और फिर उसने धीरे से खिड़की पर हाथ रखा। मनीष ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। बैठ, निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई। दोनों पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड बाद अंकित ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल और तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि वही बूढ़ा आदमी गाड़ी की पिछली सीट पर फिर से बैठा हुआ था। इस बार उसने धीरे धीरे कहा, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो? मनीष के हाथ कांपने लगे। गाड़ी की स्पीड 120 तक पहुंच गई, लेकिन अगले ही पल गाड़ी अचानक अपने आप धीमी होने लगी, जैसे कोई पीछे से उसे पकड़ रहा हो। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना माइलस्टोन दिखाई दिया। उस पर लिखा था प्रयागराज 37 किलोमीटर।
और उसके ठीक नीचे एक छोटा सा टूटा हुआ मंदिर था। जैसे गाड़ी उसके पास पहुंची, पीछे वाली सीट से एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अंकित ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पीछे की सीट फिर से खाली थी। बूढ़ा आदमी गायब था, लेकिन सीट पर कुछ पड़ा हुआ था, एक पुराना काला बैग, वही बैग जो उस आदमी के हाथ में था। अंकित ने डरते हुए बैग खोला। अंदर कुछ पुराने कागज़ थे और एक अखबार की कतरन। अखबार की तारीख थी 12 जनवरी 1993। हेडलाइन पढ़कर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें लिखा था, वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा, एक यात्री की मौके पर मौत। और फोटो में जो आदमी दिखाई दे रहा था वह बिल्कुल वही था जिसे उन्होंने अभी गाड़ी में बैठाया था। गाड़ी के अंदर अब फिर से सन्नाटा था। अंकित और मनीष कुछ सेकंड तक उस बैग को देखते रहे। दोनों के मन में एक ही सवाल था, यह बैग यहाँ आया कैसे? क्योंकि उन्होंने साफ साफ देखा था वह बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था, लेकिन उसका बैग अभी भी पिछली सीट पे रखा था। मनीष ने धीरे से कहा, देखते हैं अंदर क्या है। अंकित थोड़ा सा डर गया, लेकिन जिज्ञासा ज़्यादा थी। उसने बैग पूरी तरह से खोल दिया। अंदर कुछ पुराने कागज़ थे, कुछ सरकारी फाइलें और एक छोटा सा पुराना डायरी नुमा नोटबुक। डायरी के पहले पेज पे लिखा था रामनाथ तिवारी और नीचे प्रयागराज। अंकित ने डायरी के पन्ने पलटे, उसमें बहुत सारी तारीखें लिखी थीं। ज़्यादातर एंट्री 1992 और 93 की थी, लेकिन आखिरी पेज पर एक लाइन ज़रूर लिखी थी, अगर मैं आज घर नहीं पहुंचा तो शायद मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। तारीख थी 11 जनवरी 1993। जैसे अंकित ने डायरी बंद की, गाड़ी के अंदर अचानक बहुत ठंडी हवा चलने लगी, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। मनीष ने घबराकर कहा, अंकित खिड़की चेक कर। लेकिन तभी पीछे से धीरे धीरे आवाज़ आई, मेरा बैग वापस कर दो। दोनों के शरीर जैसे पत्थर बन गए। अंकित ने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस बार पीछे की सीट पर वही बूढ़ा आदमी फिर से बैठा था। लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं और उसके कपड़े पूरी तरह खून से भीगे हुए थे। बूढ़े ने धीरे से कहा, मैं घर जा रहा था, लेकिन वो ट्रक, उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। उन्होंने मुझे सड़क पर छोड़ दिया, कोई मुझे घर तक नहीं ले गया। गाड़ी के अंदर भारी सन्नाटा था। फिर वह धीरे से बोला, मेरा बैग मेरे घर पहुंचा दो, बस इतना कर दो। अंकित और मनीष एक दूसरे को देखने लगे। दोनों समझ चुके थे कि जिस आदमी को उन्होंने लिफ्ट दी थी वह इंसान नहीं था। अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी फिर से गायब हो गया। गाड़ी के अंदर फिर वही सन्नाटा था, लेकिन बैग अभी भी पीछे की सीट पर रखा था। मनीष ने धीरे से कहा, अगर हम उसका बैग उसके घर पहुंचा दें तो शायद यह सब खत्म हो जाए। अंकित ने सिर हिलाया। उन्होंने तय किया कि सुबह होते ही वे लोग उस डायरी में लिखे पते पर जाएंगे, लेकिन उन्हें अब नहीं पता था कि उस पते तक पहुंचने से पहले उनके साथ एक और डरावनी घटना होने वाली है। गाड़ी धीरे धीरे हाईवे के आगे बढ़ रही थी। अंकित और मनीष दोनों चुप थे। दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, रामनाथ तिवारी। वह कौन था और उसकी आत्मा आज भी इस हाईवे पर क्यों भटक रही थी? आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि वे रात भर गाड़ी चलाने के बजाय पास के एक ढाबे पर रुक जाएंगे। करीब 4:30 हो रहे थे। उन्हें सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वहाँ 2-3 ट्रक खड़े थे। ढाबे पर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दोनों गाड़ी से उतरे और अंदर जाकर बैठ गए। ढाबे का मालिक करीब 60 साल का बूढ़ा आदमी था। उसने चाय बनाते हुए पूछा, कहाँ से आ रहे हो? मनीष ने जवाब दिया, वाराणसी से लखनऊ जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंकित ने हिम्मत करके पूछा, चाचा यहाँ पास में कोई रामनाथ तिवारी नाम का आदमी रहता है? ढाबे वाले के हाथ अचानक रुक गए। उसने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने उसका नाम कहाँ सुना? अंकित ने पूरा किस्सा बता दिया, हाईवे, लिफ्ट, वह काला बैग। बात सुनते ही ढाबे वाले का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, तो तुम लोग उसे मिल चुके हो? दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ढाबे वाले ने कहना शुरू किया, करीब 30 साल पहले रामनाथ तिवारी प्रयागराज जा रहे थे। वे सरकारी ऑफिस में काम करते थे। उस रात वो भी बस से लौट रहे थे, लेकिन हाईवे पर एक ट्रक ने बस से जोर टक्कर मार दी। कई लोग घायल हो गए और रामनाथ तिवारी सड़क पर गिर गए। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। कहते हैं वो कई घंटों तक सड़क पर पड़े रहे, लेकिन किसी ने उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया। सुबह होने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया
और उनका बैग। वो कभी उनके घर नहीं पहुंच पाया। ढाबे वाले ने अंकित की तरफ देखा, शायद इसलिए उनकी आत्मा अभी भी हाईवे पर भटकती है। अंकित ने डायरी से यह पता निकाला। वह पता प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव का था। मनीष ने कहा, अगर हम बैग उनके घर पहुंचा दें तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। ढाबे वाले ने धीरे से कहा, हाँ शायद। लेकिन जैसे ही वो लोग ढाबे से बाहर निकलने लगे, अचानक हवा तेज हो गई। गाड़ी के अंदर रखा बैग अपने आप हिलने लगा। अंकित ने डरते हुए कहा, मनीष यह देखा तूने? मनीष ने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसी पल गाड़ी के अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, जल्दी करो। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ पड़ी। अब उन्हें समझ आ चुका था यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उन्हें रामनाथ तिवारी के घर पहुंचना ही होगा। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उस गांव तक पहुंचने से पहले उन्हें आखिरी में एक डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सुबह के करीब 5 बजे थे। अंकित और मनीष फिर से गाड़ी लेकर निकल पड़े। सड़क लगभग खाली थी। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था, लेकिन हाईवे के आसपास अभी भी हल्का कोहरा फैला हुआ था। गाड़ी के पीछे रखा रामनाथ तिवारी का काला बैग बार बार उनकी नज़रों में आ रहा था। दोनों के मन में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह यह बैग उनके घर पहुंचाना है। करीब 1 घंटे बाद गूगल मैप ने उन्हें एक छोटे से कच्चे रास्ते पर मुड़ने को कहा। यह रास्ता सीधा खेतों के बीच जा रहा था। दोनों तरफ घना सन्नाटा था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, सिर्फ हवा की आवाज़। अंकित ने धीरे से कहा, यार लगता है हम सही जगह आ गए हैं। तभी सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव का नाम था तिवारीपुर। गांव के अंदर जाकर उन्होंने लोगों से पूछा, रामनाथ तिवारी का घर कहाँ है? एक बूढ़े आदमी ने हाथ के सामने से इशारा किया, वो आखिरी घर। दोनों गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। वह घर बहुत पुराना था। दीवारों का रंग उजड़ चुका था और दरवाजे के सामने एक बूढ़ी महिला बैठी थी। अंकित ने धीरे से पूछा, माताजी क्या यह रामनाथ तिवारी का घर है? बूढ़ी महिला ने उनकी तरफ देखा और बोली, हाँ बेटा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अंकित ने गाड़ी से वह काला बैग निकाला, महिला को देते हुए बोला, यह उनका बैग है। महिला के हाथ कांपने लगे। यह बैग? उसकी आंखों में आंसू आ गए। महिला धीरे धीरे बोली, इस बैग का मैं 30 साल से इंतजार कर रही थी। अंकित और मनीष एकदम चुप हो गए। महिला ने बैग खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, कुछ कागज़ और एक छोटा सा लिफाफा था। लिफाफे पर लिखा था, मेरी पत्नी के लिए। महिला ने कांपते हाथों से वह खत खोला। खत में लिखा था, अगर मैं कभी घर देर से पहुंचूं तो घबराना मत। इस बैग में कुछ पैसे हैं और घर के कागज़ भी। मुझे उम्मीद है मैं जल्द ही घर पहुंच जाऊंगा। खत पढ़ते ही महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वो उस रात घर आने वाले थे, लेकिन कभी नहीं आए। तभी अचानक घर के आंगन में एक तेज़ ठंडी हवा चली। दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा। अंकित और मनीष एक दूसरे को देखने लगे। तभी आंगन के बाहर उन्हें वही आदमी दिखाई दिया, वही सफ़ेद कपड़े, वही शांत चेहरा, रामनाथ तिवारी। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं था। वह बस शांत खड़ा था, जैसे उसे अब सब मिल चुका हो। रामनाथ तिवारी ने धीरे से अंकित और मनीष की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह कहना चाहता हो धन्यवाद। फिर धीरे धीरे वह धुंध में गायब हो गया। अंकित और मनीष कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। उनके शरीर में सिहरन थी, लेकिन दिल में अजीब सी शांति भी, क्योंकि उन्होंने एक अधूरी कहानी को पूरा कर दिया था। उस दिन के बाद कहते हैं कि वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर रामनाथ तिवारी की आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी रात के समय कुछ लोग कहते हैं कि हाईवे पर चलते वक्त उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई धीमी आवाज़ में कह रहा है, धन्यवाद।